Hello plus 1 class students. So we were discussing the topic ionization therapy and what are its trends along the periods and down the group. So now again just understand what is ionization therapy. We have an atom and we want to remove its outermost shell electron. जो सबसे बाहरी शेल का इलेक्ट्रॉन है उसको हम रिमूव करना चाहते हैं. We have an atom, we want to remove outermost shell electron, then we have to give energy to it. If we want to remove this electron, then we have to supply energy to this electron so that this electron become able to move. So वो एनर्जी जो हमें इसे सप्लाई करनी पड़ेगी उसी को हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं. So what is ionization enthalpy? It is the amount of energy required to remove an outermost shell electron from gaseous isolated atom. तो ये इसकी डेफिनेशन है. इसका सिंपल सा मतलब है कि किसी एटम में से आपने इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, रिमूव करना है, हटाना है वहां से. तो उसके लिए हमें सप्लाई करनी पड़ेगी कुछ एनर्जी. उसी एनर्जी को बोल देते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी. So what is ionization therapy? You understood? So what is its trend along the period and down the group? ये भी हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जो आयोनाइजेशन थेरेपी है जब हम पीरियड में जाते हैं तो आयोनाइजेशन थेरेपी है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है. व्हेन वी मूव इन पीरियड आयोनाइजेशन थेरेपी वो क्या करती है, इंक्रीज करती है. और व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप तो जो आयोनाइजेशन थेरेपी है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है. डिक्रीज करती है. तो मूव डाउन द ग्रुप तो डिक्रीज करेंगे, मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड ये इंक्रीज करेगी. व्हाट? आयोनाइजेशन एंथैल्पी. क्यों करती थी इंक्रीज जब हम पीरियड में जाते थे, क्यों डिक्रीज करती है जब हम ग्रुप में आते हैं? ये भी जरा ध्यान से सुनो कि जब हम कभी भी पीरियड में मूव करते हैं तो कभी भी शेल चेंज नहीं होते. द नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम. चाहे वो लिथियम है, चाहे वो बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, इसमें सिर्फ कितने शेल्स होते हैं, 2. क्योंकि इन सभी की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 2s2 2p तक ही सीमित है. इवन ये नियॉन भी है लास्ट एलिमेंट तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6. तो 2 मतलब 2p6 मतलब सेकंड शेल. तो सेकंड शेल तक ही ये है इसकी कॉन्फ़िगरेशन. तो जितने भी एलिमेंट है इस पीरियड में यानी पीरियड में उनमें शेल चेंज नहीं होते. शेल इन सभी में 2 ही है. यहाँ पे भी 2 शेल है, यहाँ पे भी 2 शेल है, यहाँ पे भी 2 शेल है. सभी में शेल्स क्या है वो 2 शेल्स है. तो चेंज क्या हो रहा है बच्चों? चेंज हो रहा है जैसे बेरिलियम है, इसका एटॉमिक नंबर है 4, इसका 5, इसका 6. तो चेंज हो रहा है एटॉमिक नंबर या आप बोल सकते हो न्यूक्लियर चार्ज. जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना इसमें क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियर चार्ज होता है. तो इसमें अगर न्यूक्लियर चार्ज 4 है तो इसमें 5 होगा, तो इसमें क्या हो गया, 6 हो गया. तो व्हेन वी मूव इन द पीरियड द न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज. जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है, इसमें बाहरी शेल में आखिर में जो इलेक्ट्रॉन है. अब तुम बताओ अगर यहाँ 4 है न्यूक्लियर चार्ज तो ये 4 की फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है. अगर यहाँ पर 5 है न्यूक्लियर चार्ज देन इट अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन बाय द फोर्स ऑफ 5 पॉजिटिव. एंड अगर यहाँ पे 6 है तो 6 की फोर्स से निकाल रहा है. अभी तुम बताओ कि जो 4 वाला इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा या 5 वाला? तो 5 वाला ज्यादा खींचेगा ऑब्वियसली. तो 5 वाला अगर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो मुश्किल इसको निकालने में है ना कि इसको, क्योंकि जो 4 की फोर्स से खींच रहा है इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ. तो इजीली हम निकाल सकते हैं 4 की फोर्स लगा के. लेकिन ये 5 इसका न्यूक्लियर चार्ज है तो 5 की फोर्स से खींच रहा है तो ये निकालना इसको क्या हो जाता है, जो मुश्किल हो जाता है. सो इसलिए मुश्किल हो जाता है मतलब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. तो +4 वाले में कम एनर्जी देनी पड़ेगी, इसमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को. तो उसी एनर्जी को हम बोल देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो इट इंक्रीजेस along the period generally but it decreases down the group. क्योंकि जब हम ग्रुप में जाते हैं तो क्या होता है, अगर लिथियम के 2 शेल है तो सोडियम के कितने शेल हो जाते हैं, 3. और पोटेशियम के कितने शेल हो जाते हैं,
4। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो वो काफी दूर चला जाता है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, लेकिन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो काफी दूर चला गया, डिस्टेंस इनमें बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से इजीली इसको क्या कर सकते हैं, हम रिमूव कर सकते हैं। और दूसरी बात मैंने और आपको एक बताई थी बच्चों, जैसे ये नंबर ऑफ शेल्स जो बढ़ गए हैं, 1 2 3 4 नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए हैं, तो जो अंदर के शेल है, इनर शेल्स है, इनर शेल्स आल्सो हैव इलेक्ट्रॉन। इनर शेल में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इनर शेल्स है उनमें भी क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है, दे बिहेव लाइक स्क्रीन, दे बिहेव लाइक स्क्रीन। जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, स्क्रीन की तरह बिहेव करते हैं। जो न्यूक्लियर चार्ज है वो पूरा का पूरा आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के पास नहीं पहुंचा। ये आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, यहाँ से न्यूक्लियर चार्ज चला तो सही इसको अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन इसके जो इनर शेल्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है दे बिहेव लाइक स्क्रीन। तो ये कुछ ना कुछ चार्ज को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर मान लो यहाँ से 10 जो चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज अगर 10 है, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते मे 6 रह जाए, क्योंकि कुछ जो चार्ज है एज ए स्क्रीन है, इन्होंने इनर इलेक्ट्रॉन एक्ट किया, सारे के सारे चार्ज को बाहर नहीं पहुँचने दिया। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये जो इफेक्ट आ रहा है बीच में, बिकॉज ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स फील्ड इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। इसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है सारे का सारा नहीं पहुंच पाता, तो जितना भी पहुंच पाता है यहाँ बाहर उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर चार्ज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इज दैट which is present at the nucleus, but the effective nuclear charge is that which is able to reach to the outermost shell electron। जो outermost shell electron के पास पहुंचने में क्या हुआ है, सफल हुआ है, उस चार्ज को हम बोल देते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये सारी चीजें आपको बतानी जरूरी हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कुछ एक्सेप्शन है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का टॉपिक कर रहे हैं बच्चों, तो इसमें कुछ ना कुछ हमारे पास क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि वैसे तो जब लिथियम टू बेरिलियम जाते हैं तो आयोनाइजेशन बढ़ती है, और जैसे बोरोन टू कार्बन, कार्बन टू ऐसे जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है अलोंग द पीरियड। ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी यूजुअली इंक्रीजेस। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज इन द पीरियड, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। 2 exceptions are there कि when lithium to beryllium we move, ionization enthalpy increases, but when beryllium to boron we move, ionization enthalpy increase होने की जगह क्या हो जाती है बच्चों, डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और दूसरी एक्सेप्शन कहाँ आती है, बोरोन टू कार्बन इंक्रीज होती है, कार्बन जब नाइट्रोजन जाते हैं तो भी इंक्रीज होती है, लेकिन जब नाइट्रोजन से हम कहाँ जाते हैं, ऑक्सीजन जाते हैं, नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, तब भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। आमतौर पे जनरली आयोनाइजेशन एंथैल्पी increases along the period, but 2 cases are there, 2 points are there, when we move from beryllium to boron and when we move from nitrogen to oxygen, the ionization enthalpy decreases. It is just opposite to the general trend. So why this happened, these 2 questions may be asked in the final examination or in any competitive examination. Then what is the reason why from beryllium to boron and nitrogen to oxygen ionization enthalpy decreases? So इसका जो रीजन है अलग अलग है, बेरिलियम टू बोरोन अलग है। पहले हम बात करेंगे बेरिलियम टू बोरोन। जब बेरिलियम टू बोरोन जाते हैं तब आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए थी, कम क्यों होती है, क्योंकि 4 से 5 हो जाएगा न्यूक्लियर चार्ज, तो आयोनाइजेशन ये अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ने से ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इसको रिमूव करने के लिए, बढ़नी चाहिए एनर्जी, लेकिन कम क्यों हो जाती है। इसका आंसर देखो जरा, क्योंकि जो बेरिलियम है इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या है, 1s2 2s2, ये कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2। और जो बोरोन है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 एंड 2p1। अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन में ही इनका आंसर है कि जो बेरिलियम है इसमें जो लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, 2s2 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है 2p1। होता क्या है बच्चों, समझना पड़ेगा आपको कि ये जो बेरिलियम का केस है, इस केस में ये न्यूक्लियस है और यहाँ जो पहला शेल है 1s और यहाँ है
दूसरा शेल, लेकिन यहाँ पे कौन से है, पहला शेल में तो है 1s और दूसरे शेल में क्या है 2s एंड 2p, 2s एंड 2p दूसरे शेल में है। तो अभी बेरिलियम के केस में 2p हमारा खाली है, 2p क्या है, 2p सब शेल है वो क्या है, खाली है। और जो 2s के इलेक्ट्रॉन है, ये बात आपको याद रखनी है बच्चों, जो s के इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा न्यूक्लियस की तरफ पेनिट्रेट कर जाते हैं। s के इलेक्ट्रॉन किस तरफ पेनिट्रेट कर जाते हैं, थोड़ा सा न्यूक्लियस की तरफ। ये जो 2s इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पेनिट्रेट कर जाते हैं, कहाँ पेनिट्रेट कर जाते हैं, न्यूक्लियस की तरफ, थोड़ा न्यूक्लियस के पास में चले जाते हैं। जब न्यूक्लियस के थोड़ा पास में चले जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन 2s, तो इनमें आपस में अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। जब ज्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा तो इसको रिमूव करना मुश्किल है। लेकिन अगर बात करें हम बोरोन की बच्चों, बोरोन में क्या होता है, इन केस ऑफ बोरोन, बोरोन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2p1। तो इसमें पहला शेल तो है, लेकिन जो दूसरा शेल है इसमें 2s तो है, लेकिन साथ में क्या है बच्चों 2p व 1p है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन 2p भी है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन 2p भी है। तो ये जो 2p इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है, क्योंकि जो p ऑर्बिटल है वो थोड़ा न्यूक्लियस तरफ कम जाते हैं, पेनिट्रेट कम करते हैं, s ज्यादा करते हैं। तो s थोड़ा फिर भी थोड़ा अंदर की तरफ होता है, p थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है। तो इसीलिए बाहर की तरफ होने की वजह से एक तो इनमें अट्रैक्शन कम हो जाता है, दूसरा जो 2s जो अंदर भी है, ये 2s है जो अंदर की साइड है थोड़ा सा, वो एज ए स्क्रीन भी एक्ट करता है। तो एज ए स्क्रीन एक्ट करने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज इसके पास थोड़ा कम पहुंचता है, तो उस कम न्यूक्लियर चार्ज से कम अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो कम एनर्जी से हम इसको रिमूव कर सकते हैं, वही एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। सो इन केस ऑफ बोरोन देयर आर 2s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर पेनिट्रेटेड मोर टुवर्ड द न्यूक्लियस। बिकॉज ऑफ दिस पेनिट्रेशन द आउटरमोस्ट 2p इलेक्ट्रॉन, जो सबसे बाहरी 2p इलेक्ट्रॉन है, वो थोड़ा सा स्क्रीनिंग भी सफर करता है, थोड़ा दूर भी होता है, उसकी वजह से स्क्रीनिंग की वजह से पूरा न्यूक्लियर चार्ज नहीं पहुंच पाता। तो इसको रिमूव करना इजी है, इजी मतलब कम एनर्जी से रिमूव कर सकते हैं, मतलब इसकी आयोनाइजेशन थेरेपी है वो कम है। तो ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, क्या है ये, बेरिलियम टू बोरोन जब मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन थेरेपी क्यों नहीं बढ़ती, कम हो जाती है, क्या है इसका कारण, ये मैंने बताया। इसका कारण है इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बेरिलियम में सिर्फ 2s है, 2s थोड़ा न्यूक्लियस के पास होता है, बेरिलियम के पास 2s है, 2s न्यूक्लियस के पास में होता है, पास होने की अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा की वजह से आयनाइजेशन थेरेपी ज्यादा लगेगी उसको निकालने के लिए। यहाँ 2p होता है, 2p थोड़ा बाहर की ओर होता है न्यूक्लियस से, तो ये इसमें अट्रैक्शन कम हो जाएगी। मोरोवर जो 2s वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी करते हैं, तो थोड़ा इसके पास न्यूक्लियर चार्ज कम पहुंचेगा, कम अट्रैक्शन इजीली हम इसमें क्या देंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे, इजीली हम इसको निकाल सकते हैं। सो कम हो जाती है आयोनाइजेशन एनर्जी, कम एनर्जी देनी पड़ेगी इस केस में इससे, तो ये इसका कारण है। अब बात करते हैं हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बच्चों, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की अगर बात करेंगे तो भी हमें जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नाइट्रोजन की है बेटे बैलेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन इसकी 2s2 एंड 2p3। तो s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, और p में कितने हैं हमारे पास 3 है, 1 2 3। मूल रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, हर एक ऑर्बिटल में सिंगली फिट करेंगे। और ऑक्सीजन की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्सीजन की हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 एंड 2p4, मतलब s में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और p में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। सो 1 2 3 एंड 4। तो ये दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनमें डिफरेंस है कुछ, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन थेरेपी कम है, इसकी ज्यादा है, डिक्रीज है इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। देखो जरा क्या है ध्यान से, मैंने आपको पहले बताया कि ये जो p ऑर्बिटल है, अब यहाँ पे तीनों ही सिंगली फिल्ड है, मतलब ये जो p ऑर्बिटल है ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। नाइट्रोजन के केस में जो p ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होती है बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है, मतलब ये एक तरह से समझ लो इसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, ये बहुत खुश है। अब ये दुखी नहीं होना चाहिए, अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये हाफ फिल्ड नहीं रहेंगे तीनों, ये तीनों के तीनों p के ऑर्बिटल हाफ फिल्ड नहीं रहेंगे, तो ये मतलब एक तरह से दुखी हो जाएंगे, ये स्टेबल नहीं रहेंगे, तो ये दुखी होना नहीं चाहेंगे, इसलिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लूज करने नहीं देते, ये इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेंगे। तो नाइट्रोजन के केस में जो कॉन्फ़िगरेशन है p की, इट इज हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज ऑफ दैट this nitrogen atom do not want to lose any electron, so we have to apply very much energy, we have to apply high energy to remove this electron.
सो दैट इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें अप्लाई करनी पड़ेगी नाइट्रोजन के केस में। बट ऑक्सीजन के केस में अगर देखो तो पहले यहाँ पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड नहीं है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन अगर चला गया तब ये हाफ फिल्ड हो जाएंगे। सो वही आ गया, तो इजीली यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, उसके बाद ये हाफ फिल्ड बन जाएगा इवन। सो यहाँ जो एनर्जी है वो कम लगेगी कंपैरेटिवली व्हेन वी कंपेयर इट विद द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन केस में हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें हमारी जो एनर्जी है ज़्यादा लगेगी, यहाँ हाफ फिल्ड नहीं थी, इसमें कम लगी है। तो द रीज़न इज ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये इसका आंसर है जो नाइट्रोजन के केस में आप दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट।